तो बच्चों किरचॉफ के दो लॉज आपने पढ़े हैं, एक तो फर्स्ट लॉ एक सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल तो मैंने आपको वीडियो में साथ के साथ करा दिए थे। ऐसे आप और भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, बहुत इजी होते हैं। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आज मैं आपको इसका दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको यहाँ बता रहा हूँ और एक मैंने आपको दे रखा है नोट्स के अंदर, वो अपने प्रैक्टिस के लिए करना है। इस न्यूमेरिकल को बहुत बारीकी से आपको समझना है। हर न्यूमेरिकल का फॉर्मेट यही रहेगा, सेम इसी तरीके से आपको सारे न्यूमेरिकल किरचॉफ लॉ के करने होते हैं। ठीक है। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट I1, I2, I3। एक सर्किट आपको दिया जाएगा, इसमें I1, I2, I3 कुछ करंट्स होंगी जो फाइंड करनी है। ये गिवन में नहीं होंगी, ठीक है, ये फाइंड करनी है यूजिंग किरचॉफ लॉ। और किसका यूज करना है आपको? किरचॉफ लॉ का। तो फॉर्मेट आप इसका बिल्कुल ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या किया जाता है कि मैंने आपको बताया है सर्किट में लूप क्या होता है। लूप एक क्लोज सर्किट होता है जिसमें रेजिस्टेंस और ईएमएफ होते हैं। तो इस पूरे सर्किट में आपको कितने लूप्स दिख रहे हैं? आप बोलोगे सर मुझे तो 2 दिख रहे हैं, 1 और 2, लेकिन एक्चुअली में इसमें 3 लूप्स हैं, 1, 2 और ये पूरा 3। देखो ये तो 1, ये 2 और ये बड़ा वाला 3, बड़ा वाला क्लोज सर्किट। तो टोटल 3 लूप्स हैं। इनमें से कोई भी 2 लूप्स लेकर मैंने आपको किरचॉफ लॉ लगाना एक एग्जांपल में सिखाया था, सेकंड लॉ। तो उसी लॉ को हम उसी तरीके से जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उस ट्रिक को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगाएंगे। कोई भी 2 लूप ले सकते हैं हम। मैं एक ये वाला लूंगा, इसमें मैंने देखो ABCFA इस तरीके से चलेंगे इस लूप में। ठीक है, ये मेरे चलने की डायरेक्शन बना दी मैंने। तो अकॉर्डिंग टू KSL का मतलब होता है किरचॉफ सेकंड लॉ इन लूप। कौन से लूप में लगाने हैं? ABCFA। ए वापस लिखना तभी ये बंद होगा क्लोज। तो क्लोज लूप हो गया ABCFA। इसमें मेरे को क्या लगाना है? KSL। तो KSL में ये स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या है? A से किधर जाऊंगा? B की तरफ। तो मैं चलता हूं, चलते चलते आया रेजिस्टेंस। मैंने आपको ट्रिक में बताया था 4 पॉइंट्स कि जब रेजिस्टेंस आता है तो करंट देखनी। अब इस ब्रांच में करंट है I3। देखो इस पूरी ब्रांच में, एक ही सिंगल ब्रांच है, इस पूरी ब्रांच में यहां से लेके यहां तक I3 करंट है। इस पूरी ब्रांच में I1 करंट है और ऊपर वाली ब्रांच में I2 करंट है। तो करंट को पहले किस ब्रांच में, कई बच्चे क्या करते हैं I1 और सोच लेते हैं इस ब्रांच में भी I1 आ गई। नहीं, ये अलग ब्रांच है, ये अलग ब्रांच है, ये अलग। 3 ब्रांचेस हैं इसके अंदर टोटल। तो इस ब्रांच में सेम करंट होगी I1, इस पूरी ब्रांच में सेम होगी I2 और इस पूरी ब्रांच में होगी I3। तो करंट्स का आइडेंटिफिकेशन जरूरी है कि किस ब्रांच में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, वो आप इजीली बिल्कुल देख सकते हो। पूरी ब्रांच में एक जैसी करंट फ्लो होती है। तो इसमें पूरे में I1 हो गई। अब ये I2 यहां से जाएगी तो यहां तक जाएगी पूरी, और ये I3 यहां से आ रही है, यानी इस पूरी ब्रांच में I3 आ रही है। तो I1, I2 और I3 ये 3 करंट इन 3 ब्रांचेस में फ्लो हो रही है। अब हम देखते हैं, यहां से गए हम, रेजिस्टेंस आया। जब रेजिस्टेंस आएगा तो हम करंट की डायरेक्शन देखेंगे। देखो करंट इधर जा रही है और हम इधर जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे जा रही है। तो पहले तो माइनस लिख दो, फिर करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो 2I3। करंट को और रेजिस्टेंस को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। यही तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? V = IR। तो करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखना है आपको। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब आप और आगे चले, और आगे चले, इधर आ गए C के बाद F। अब इधर जाओगे तो इधर रेजिस्टेंस आया दोबारा। अब करंट ये I1 हो गई, इसमें इस ब्रांच में I1 करंट, इधर आप इधर दोबारा माइनस लगाओ, -6I1। जो करंट 6 ओम में फ्लो हो रही है, 6 ओम में कौन सी करंट है? I1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे। अब आगे चले, अब आया EMF 10 वोल्ट। तो अब किस बैटरी के किस टर्मिनल से आके मिलते हो आप? प्लस, ये +10। वापस F से A पर। अब यहां कुछ भी नहीं आया, बस 3 डिवाइसेस थी, 2 रेजिस्टेंस और एक सेल। तो इसका काम हो चुका है, = 0। क्लियर है? जब आप रेजिस्टेंस के पास आओगे तो ये देखोगे कि करंट और आपकी डायरेक्शन कैसी है। करंट इधर जा रही है, आप इधर जा रहे हो, तो माइनस रेजिस्टेंस इंटू करंट। यहां भी वही है, माइनस रेजिस्टेंस इंटू करंट। और यहां पर प्लस टर्मिनल से जब आके मिलते हो तो +10 = 0। इस पूरी इक्वेशन में पहले 2 कॉमन ले लो, क्योंकि सब पूरे में 2 कॉमन आ रहा है।
अब ये जो माइनस वाले हैं इनको उधर ले जाके प्लस कर दो, तो ये प्लस में लिख रहा हूं 3i1 प्लस i3 इज इक्वल टू 5। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। क्लियर है बच्चों कहानी? क्या हुआ, फर्स्ट इक्वेशन मैंने फर्स्ट लूप में KSL लगा के निकाल ली। क्लियर है? ये देखो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। 3i1 ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस i3 और ये भी प्लस का 5। अब मैं एक और लूप लूंगा, ये वाला C से ले लो, C D E F कहीं से भी ले सकते हो आप लूप, और जरूरी नहीं है ऐसा ही मानो, आप ऐसे चलने की जगह ऐसे चलो, आप कैसे भी लूप को मान सकते हो। अगर आप उल्टी डायरेक्शन में चलोगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस जाके फिर उधर प्लस हो जाएगा, तो इक्वेशन यही बनेगी। अगर मैं सारे साइन चेंज कर दूं तो भी तो इक्वेशन यही बनेगी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर उल्टे भी चलते हो तो साइन चेंज होंगे सारे के सारे इक्वेशन में, पर ओवरऑल इक्वेशन तो हमें यही वाली मिलेगी। तो हमारे चलने की डायरेक्शन हम अपने हिसाब से मानते हैं। मैंने अभी एंटी क्लॉकवाइज मानी है, आप चाहो तो क्लॉकवाइज ले लेना, इक्वेशन आपको यही मिलेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब सेकंड लूप की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू KSL, इसमें भी KSL लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू KSL इन लूप CDEF, C, ठीक है। अब मैं C से चल रहा हूं, CD, देखो सेल आया, सेल के किस टर्मिनल से, माइनस, तो -14। EMF तो सीधे सीधे लिख दिया जाता है, बस जिस टर्मिनल से आप टकराते हो उसका साइन आ जाता है, तो ये -14 आगे चले। अब रेजिस्टेंस, तो आप ऐसे जा रहे हो और देखो करंट I2 ऊपर आ रही है, तो अपोजिट आ रहे हो, तो -4i2, और आगे चले -10, EMF था -10, और आगे चले रेजिस्टेंस। अब देखो करंट और आप एक ही डायरेक्शन में हो, आप भी इधर ही जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, देखो आपकी डायरेक्शन बना दी यहां मैंने, और करंट भी ऐसे ही जा रही है, तो प्लस का 6i1 इज इक्वल टू, कंप्लीट हो गया C 0। इस पूरी इक्वेशन में भी 2 कॉमन आ रहा है, -7 -2i2 -5 प्लस 3i1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं 3i1 -2i2 को यहीं रहने देता हूं, और जो डिजिट थी -7 -5 कितना हो जाएगा, -12, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन आ गई मेरे पास। क्लियर है कहानी? तो तरीका वही है, 2 इक्वेशन निकालनी है। अब इन 2 इक्वेशन से क्या मेरा काम चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि ये इक्वेशन I1 I3 की है, इस इक्वेशन में I1 I3 आ रहा है, इस इक्वेशन में I1 I2 आ रहा है, तो 2 इक्वेशन से मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि अननोन क्वांटिटीज 3 हैं। 3 क्वांटिटीज जब अननोन होती हैं तो टोटल 3 इक्वेशन चाहिए होती है। तो एक इक्वेशन और बनानी है, चाहूं तो मैं बड़ा लूप लेके बना सकता हूं, लेकिन उससे थोड़ा कठिन हो जाएगा। मुझे और इजी करना है तो मैं जंक्शन रूल लगा दूंगा। फर्स्ट रूल, ये जंक्शन है 2, CB और FB, तो F पर मैं जंक्शन रूल लगा देता हूं, KFL। अकॉर्डिंग टू KFL फॉर जंक्शन F, जंक्शन F के लिए मैं KFL लगाता हूं। KFL क्या है? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कौन सी है इसमें? देखो जो जंक्शन F की तरफ आ रही है I3, और आउटगोइंग कौन सी है? I1 I2, तो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। ये 3 इक्वेशन आने के बाद अब मुझे सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व करके मैं आंसर निकाल लूंगा। क्लियर है कहानी? इनकमिंग, ये इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, आउटगोइंग जो जा रही है बाहर, तो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब देखो क्या होगा, कैसे निकलेगा I1 I2 I3। इस इक्वेशन में हम I3 की वैल्यू डालेंगे। I3 की वैल्यू है I1 प्लस I2। पुट द वैल्यू ऑफ I3 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से डालनी है इन इक्वेशन 1। कौन से में डालनी है? 1 में। तो 3i1 प्लस I3 की वैल्यू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 5। क्लियर है? मैंने I1 I2 यहां पर डाल दिया है। ये डालने के बाद ये इक्वेशन हो जाएगी 3i1, ये 3i1 और i1 हो जाएगा 4i1 एक्चुअली। 4i1 प्लस I2 इज इक्वल टू 5। ये मेरे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब देखो सेकंड और फोर्थ, देख रहे हो?
इसमें 2 है, 2i2, इसमें केवल i2 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई 2 कर देता हूं, मल्टीप्लाई विद 2। ऐसा करने से बहुत इजी हो जाएगा काम। ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। और ये इक्वेशन मैं इसके नीचे लिख देता हूं, 3i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 12। ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन थी, 2, और इस 4 को मल्टीप्लाई 2 से करा तो ये आ गया। इन दोनों को मैं कर देता हूं ऐड। क्या कर देता हूं उनको, ऐड। तो ऐड करने पर क्या होगा वो देखो। अब जब मैं ऐड करूंगा तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव कट हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 और 3 हो जाएगा 11i1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 22। तो i1 इज इक्वल टू हो जाएगा 22 अपॉन 11 यानी 2 एम्पियर। फर्स्ट आंसर आ गया मेरे पास i1 का। अब i1 की वैल्यू आने के बाद अगर मैं इस इक्वेशन सेकंड में डाल दूं तो मेरे पास i2 आ जाएगा। देखो अब i2 फाइंड करते हैं। अब तो आप इजीली कर सकते हो क्योंकि इतना ही मैथ्स तो हर बच्चे ने पढ़ी हुई है जो अब हो रही है, ये तो बिल्कुल इजी रह गया हो गया। अब i1 की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2। देखो 3, ये 3 और ये i1 2, तो 3 इंटू 2 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 12। क्लियर है, 3 इंटू 2 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा 6 और ये माइनस का 12 और ये 2i2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 2i2 और i2 इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 2 यानी माइनस 3 एम्पियर। अब आप कहोगे सर कोई करंट माइनस में भी आती है क्या, हमने तो कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं। आ सकती है, इसका मतलब ये होता है अगर करंट माइनस में आ रही है, इसका मतलब जो डायग्राम में आपने डायरेक्शन बनाई है ना i2 की, वो गलत डायरेक्शन है, एक्चुअल डायरेक्शन उसके अपोजिट है, इसलिए ये माइनस में आ रहा है। तो अगर डायग्राम में कोई करंट आपको गलत दे रखी है तो देने दो, कोई बात नहीं, अपने आप अपना आंसर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको दिक्कत की बात नहीं है। अब थर्ड इक्वेशन में i1 i2 डाल के आप i3 निकाल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 3। i3 इज इक्वल टू i1 कितना है, i1 है 2 और i2 कितना है -3, तो ये -1 एम्पियर आ जाएगा, ये आ गया -1 एम्पियर। तो इसकी डायरेक्शन भी, इसका मतलब डायग्राम में है वो गलत है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में i3 करंट फ्लो होगी। तो हमें डायरेक्शन भी एक्चुअल पता चल जाती है इस वैल्यू से। जब आपके पास एक से ज्यादा आंसर होते हैं ना किसी भी क्वेश्चन में, तो बोर्ड का रूल है एक, सबको एक साथ लिख लो और देखो ऐसे लिख दिया करो, ताकि जब टीचर चेक करेगा ना बोर्ड में तो उसको पता रहेगा हाँ इसने तीनों निकाले हैं, तो वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। तो आप तीनों को इस तरीके से लास्ट में इन आंसर्स को एक साथ लिख सकते हो। इस तरीके से ये किरचॉफ के लॉ, सेकंड लॉ को अप्लाई किया जाता है। बहुत ही इजी और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होते हैं इसके, आप प्रैक्टिस में करो, जहां जहां आपको मिल सकते हैं किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल उनको करो। कोई भी डाउट आए कमेंट में आप पूछ सकते हैं।